तो हम लोग बात करने वाले थे आपका सेक्शन 54, जो कि पुरानी आईपीसी में धारा 114 है। ये बात करता है कि अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। ये मार्जिनल नोट है, और हमने आपसे हमेशा कहा कि जो कुछ लिखा उसे ठीक वैसे ही पढ़िए, उसमें कोई अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। उसने कहा अपराध किए जाते समय, इसका मतलब ये हो गया कि सेक्शन 114, ये सेक्शन 54 इसका एप्लीकेशन हो। इसके लिए क्या है जरूरी? अपराध हो। अगर सिर्फ दुष्प्रेरण हुआ है, अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप हुआ ही नहीं, तो अन्य किसी भी धारा का एक एप्लीकेशन हो, चाहे 115 का हो, यानी अगली जो धारा है 55 है, 56 है, 57 है, उनका हो, या पुरानी आईपीसी में 115, 116, 117 हो, या 109 का हो, जिसका हो, कम से कम 114 का नहीं है, कम से कम 54 इसका एप्लीकेशन नहीं है। इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि इसका एप्लीकेशन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप छूट गए। आईपीसी में 511 धाराएं थी और कमोबेश उतनी ही अभी भी है, नंबर भले ही बदल गए। तो आपका कृत्य एक धारा के अंतर्गत नहीं आ रहा, इसका अर्थ यह नहीं है कि आपका कृत्य निर्दोष हो गया है। वो अन्य जिस धारा के अंतर्गत आ रहा होगा, उस धारा के अंतर्गत उसके लिए आप दंडित किए जाएंगे। हां, ये ठीक है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंतर्गत वो नहीं आता। जैसे सुबह अगर क्लास चलती तो बात आती कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट अब जो नया टूल ला रहा है, वो टूल ये कि डैमेज देंगे हम। ठीक है, तो डैमेज देंगे इसका अर्थ ये नहीं कि यदि फंडामेंटल राइट के वायलेशन ने किसी अपराध को जन्म दिया होगा तो उससे आपकी मुक्ति हो गई है, ऐसा इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है। आप डैमेज भी देंगे और साथ ही साथ यदि कोई अपराध या अन्य प्रकार का सिविल दोष ये आपके कृत्य से उत्पन्न हो रहा होगा तो आप उसके लिए भी दायित्व के अधीन होंगे। कानून में जिस समय बात चल रही होती है, तो जिस बात की बात चल रही है सिर्फ उस बात की बात की जाती है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता है कि उस बात के अलावा अगर कोई अन्य सिद्धांत कानून का या अन्य कोई उपबंध लागू होने को है तो वो लागू नहीं होगा, ऐसा अर्थ बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो सेक्शन 54 कह रहा है कि अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति, इसका मतलब दुष्प्रेरक है। और जब दुष्प्रेरक है तो इसका अर्थ ये निकल आया कि दुष्प्रेरण हुआ है, क्योंकि अगर दुष्प्रेरण हुआ ही नहीं तो दुष्प्रेरक कहां से आ गया। और हमेशा कानून में या बेयर में चीजें बीज रूप में कही जाएंगी। आपसे कहा गया आदमी है, बात खत्म हो गई। इसका मतलब वो सच बोलता है, इसका मतलब वो ईमानदार है, इसका मतलब जीवों पर दया करता है। ये सब बातें अलग से कहने की जरूरत नहीं है। अगर बेईमान है तो अलग से कहना पड़ेगा कि बेईमान आदमी है, झूठ बोलता है, अब अलग से बोलना पड़ेगा झूठा आदमी है, अदरवाइज आदमी है, बात खत्म। तो जब उसने कह दिया कि अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति, तो कई बातें तो यहीं से तय हो गई, सेक्शन में आगे प्रवेश किया ही न जाए। सिर्फ इतने से शब्दों को देखा जाए
तो कुछ चीजें एकदम क्लियर हैं कि अपराध किए जाते समय, इसका मतलब अपराध का होना जरूरी है। केवल दुष्प्रेरण हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप अपराध नहीं हुआ, तो दिस सेक्शन हैज नो एप्लीकेशन। ठीक है, इन दैट सिचुएशन एनी अदर सेक्शन विल बी एप्लीकेबल, but this section will have no application because the marginal note is saying at the time of occurrence, meaning thereby occurrence is going to be occurred, otherwise these words cannot be situated at here. These words will not be used by the legislature in such a style. ये हो ही नहीं सकता था। उसने कहा अपराध के किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति, इसका मतलब ये हो गया कि दुष्प्रेरण भी है, ठीक है, दुष्प्रेरित भी है, और दुष्प्रेरक द्वारा दिए गए दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध कर रहा है, ठीक है, और दुष्प्रेरक उस समय उपस्थित भी है। इतनी चीजें जब हैं तब ये सेक्शन एप्लीकेशन में आएगा, और जब एप्लीकेशन में आएगा तो ये सेक्शन जो प्रभाव उत्पन्न करेगा वो प्रभाव क्या होगा, तो कहता है जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता, उस समय उपस्थित हो, जब वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है, ऐसा समझा जाएगा। जब हम एलएलबी में थे तब तो कानून किस चिड़िया का नाम है हमें मालूम ही नहीं था, और हमारे चारों ओर उसी प्रकार के मूर्ख लोग इकट्ठा थे जैसे आप लोगों के या सभी लोगों के आसपास इकट्ठा रहते हैं। क्योंकि हमने आपसे कई बार कहा कि परिवर्तन ये कभी समाज में नहीं आता, समाज हमेशा एक जैसा था, है और रहेगा। परिवर्तन हमेशा व्यक्तियों में आता है, ठीक है। अगर सब सच बोलते थे तो बुद्ध किससे कह रहे हैं कि सच बोलो, ठीक है। दुनिया की पुरानी से पुरानी किताब ले आई है, वो आदमी को सुधारने के उपायों का वर्णन कर रही है। तो अगर आदमी बिगड़ा ही नहीं था तो सुधारने की जरूरत ही क्या है? इसका मतलब आदमी हमेशा ऐसा ही था, है और रहेगा। हां, समाज में एक व्यक्ति, इसमें परिवर्तन आता है, ठीक है। परिवर्तन हमेशा अकेले में आएगा। तो इसलिए हम जब एलएलबी में रहे तो कोई ऐसा तो है नहीं कि बड़े विद्वान लोगों के संपर्क में रहे, वो भी सब ऐसे ही थे। तो ऐसे ही होने के कारण एलएलबी में तो इस सेक्शन के बारे में पता भी नहीं था, और यह भी नहीं मालूम था कि पढ़ना भी चाहिए। लेकिन बाद में ये बात समझ में ही नहीं आती थी कि भाई अगर आपने ये मान लिया कि उसने अपराध किया है, ठीक है, आप यही तो कह रहे हो कि वो व्यक्ति जो यदि उपस्थित न होता तो दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता, चूंकि उपस्थित हो गया इसलिए हम उसके बारे में यह समझ लेंगे कि उसने अमुक काम किया है। तो आपकी यह समझ इस व्यक्ति के संबंध में कि इसने अमुक काम किया है,
इसके लिए किस दायित्व को उत्पन्न करेगी? उस दायित्व को जो अन्य सह अपराधियों के लिए उत्पन्न करेगी, यानी वही दायित्व तो आएगा। ठीक है। और अगर ये अपने घर पर बैठा रहे, यानी मौके पर उपस्थित न हो, तो ये दुष्प्रेरक माना जाएगा। लेकिन तब भी इसका दायित्व तो समान ही होगा। भाई दुष्प्रेरक काम हो जाने की दशा में उसी दायित्व से भारित होगा जिससे मुख्य अपराधकर्ता भारित हो रहा है। तो आखिर फर्क क्या आया? ये जो बात आपने कह दी कि साहब अगर ये मौके पर उपस्थित हो गया तो इसके बारे में हम ये समझ लेंगे कि इसने अपराध किया है, इसके बारे में हम समझ लेंगे। अगर ये मौके पर उपस्थित हो गया, इसने दुष्प्रेरण किया, दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध हो रहा है और ये मौके पर उपस्थित। अब ये मौके पर चूंकि आ गया तो भले ये सिर्फ दुष्प्रेरण कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, और दुष्प्रेरण उकसाकर या सहायता देकर ये हो सकता है, और अगर उकसाकर कर रहा है तो कुछ भी नहीं कर रहा है उकसाने के सिवा। तो सवाल ये है, आप कहते हो हम इसका दायित्व तो ऐसे मान लेंगे मानो इसने स्वयं अपराध किया, यही तो कह रहे हो। तो आपकी इस मान्यता का आखिर अर्थ क्या है? क्योंकि अगर ये घर पर बैठा होता तो भी तो इसका दायित्व वही होता, ठीक है, जो मुख्य अपराधकर्ता का होता। और यही वो सवाल है जो 114 को समझना ही नहीं देता था। मतलब जब भी हमने 114 को समझने की कोशिश की तो हम यहीं पर आकर फंस जाते थे कि आखिर 114 को बनाने की जरूरत क्या है। और यह मेरा मन कभी मानता नहीं था कि लेजिस्लेचर कोई बेकार का काम कर सकती है। भाई हम लोग पढ़कर आए कि अगर दुष्प्रेरण किया गया है और दुष्प्रेरित काम दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ उसकी तो चर्चा ये भी शुरू नहीं हुई। उसकी तो चर्चा इसके अगले वाले सेक्शन से शुरू होगी, यानी सेक्शन 55 से शुरू होगी या आईपीसी में 115 से शुरू होगी। अभी तो चर्चा सिर्फ उन्हीं बातों पर चल रही है जहां दुष्प्रेरण किया भी गया और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध ये हुआ भी है। ठीक है ना? अभी तो चर्चा इसी बात पर हो रही है कि दुष्प्रेरक ने दुष्प्रेरण किया और दुष्प्रेरित ने किए गए दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध को किया भी। जब दुष्प्रेरक दुष्प्रेरण करेगा किंतु दुष्प्रेरित दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप काम नहीं करेगा, तब दुष्प्रेरक का जो दायित्व कानून में निर्धारित होगा उसकी चर्चा तो अगले सेक्शन से शुरू होनी है। अभी तक जो सेक्शन हम लोगों ने पढ़े उसमें तो इस दशा की चर्चा ही नहीं है। वहां तो यही है कि दुष्प्रेरक किया, दुष्प्रेरक ने दुष्प्रेरण किया और उस किए गए दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दुष्प्रेरित ने दुष्प्रेरित कृत्य किया। तो दुष्प्रेरक उसी दायित्व के अधीन होगा जो मुख्य अपराधकर्ता का होगा। अब आप यहां आकर यह कहने लगे कि अगर दुष्प्रेरक ने दुष्प्रेरण किया और दुष्प्रेरित ने दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दुष्प्रेरित कृत्य किया और कृत्य के किए जाने के समय दुष्प्रेरक उपस्थित हो गया, तो हम यह मानेंगे कि स्वयं दुष्प्रेरित व्यक्ति ने नहीं बल्कि दुष्प्रेरक ने भी इस काम को किया है। अब पहली विशेषता तो इस सेक्शन की यह आई
कि इसमें किसी दंड का उल्लेख नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये सेक्शन 34 जैसी धारा हो गई, ठीक है ना। पहली चीज तो इसमें ये मिली है, ये सेक्शन 34 जैसी धारा हो गई, ये किसी अपराध का उल्लेख नहीं कर रही है, क्योंकि अगर अपराध का उल्लेख करती तो फिर विधि द्वारा कौन सा दंड मिलेगा ये लिखती, ठीक है, वो लिखा ही नहीं। तो सिर्फ इतना कहा कि हम ये मान लेंगे कि आपने ही काम किया है। तो अब जो समझने में दिक्कत होती थी वो इसी बात को समझने में होती थी कि आपकी इस मान्यता से कौन सा आसमान टूटेगा। भाई आप सह अपराधी मान लोगे तो कौन सा दंड दोगे, वही दोगे ना जो मुख्य अपराधकर्ता को देते, और अगर ये सिर्फ दुष्प्रेरक रहता तो भी आप वही दंड देते। तो ये अनावश्यक लिखने की जरूरत क्या है, ये फालतू का सेक्शन क्यों, ठीक है ना, ये प्रश्न पैदा होता है। आपके दिमाग में पैदा हो ना हो, मेरे दिमाग में होता था और हमें बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन जैसे जैसे दिमाग मैच्योर हुआ तो आप जरा पिछली धारा के शब्दों पर ध्यान देंगे तो अंतर पता लगेगा। पहले कहता है कि यदि दुष्प्रेरक ने दुष्प्रेरण किया और दुष्प्रेरित व्यक्ति ने किए गए दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध किया है, तो दुष्प्रेरक उस व्यक्ति के दायित्व के समान दायित्व के अधीन है जिसने एक्चुअल काम किया है, ठीक है ना। अगर दुष्प्रेरित व्यक्ति के अलावा, ठीक है, किसी और ने वो काम कर दिया, ठीक है, यह दुष्प्रेरित व्यक्ति ने ही किया किंतु दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप नहीं बल्कि अपनी स्वतंत्र इच्छा से किया, ठीक है, तो दुष्प्रेरक दुष्प्रेरण के लिए दंडनीय होगा, ठीक है ना। दुष्प्रेरक दुष्प्रेरण के लिए दंडनीय होगा किंतु किए गए काम के दुष्प्रेरण के लिए दंडनीय नहीं होगा, ठीक है ना। तब वो सिर्फ दुष्प्रेरण के लिए दंडनीय होगा, और दुष्प्रेरण के लिए जब दंडनीय होगा तो उसके दायित्व का निर्धारण उन धाराओं में होगा जो धाराएं अभी हम लोगों ने शुरू ही नहीं की, जो इस सेक्शन के बाद शुरू होंगी, ठीक है ना। तब उसके दायित्व का निर्धारण यहां होगा। अब अगर वो उपस्थित हो गया मौके पर उपस्थित है, हमने आपसे कहा कि समस्याओं में जब ये कहा जाए कि ऐसा है तो आप मान लीजिए कि साक्ष्य से ये साबित हो चुका है कि ऐसा है, ठीक है। तो अब दुष्प्रेरक मौके पर है, इसका मतलब यह हुआ कि साक्ष्य से साबित हो गया कि दुष्प्रेरक तो मौके पर है, और दुष्प्रेरक मौके पर है, साक्ष्य से यह साबित हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि साक्ष्य से यह भी साबित हुआ है कि उसने दुष्प्रेरण किया है, ठीक है, तभी तो दुष्प्रेरक हुआ, नहीं तो दुष्प्रेरक हुआ ही कैसे। इसका मतलब यह भी हो गया कि साक्ष्य से यह भी साबित हुआ है कि उसने दुष्प्रेरण किया है, लेकिन शेष एविडेंस जो आया उसने यह साबित किया कि ये दुष्प्रेरक के तौर पर जो व्यक्ति नेम्ड है, ठीक है ना, और जिसके बारे में यह कहा गया कि मौके पर उपस्थित है, ठीक है, दुष्प्रेरक के रूप में, ये तो ठीक नामजद किया गया है, लेकिन जिन्हें एक्चुअल डूअर के रूप में नामजद किया गया है, यानी जिन्हें दुष्प्रेरित व्यक्तियों के तौर पर एफआईआर में उल्लिखित किया गया है, उनकी उपस्थिति घटना स्थल पर साबित नहीं हुई, ठीक है। आपने ये लिखाया कि राम, श्याम, मोहन, ठीक है, सोहन, ये सब लोग आए, राम ने कहा गोली मार दो, मोहन, श्याम और सोहन ने गोली मार दी। साक्ष्य से यह साबित हुआ
कि राम मौके पर थे और इन्होंने किन्हीं 3 लोगों से कहा कि गोली मार दो, लेकिन वो 3 लोग श्याम मोहन और सोहन थे, ये साबित नहीं हो पाया। 3 लोग तो साबित हुए, श्याम मोहन और सोहन थे ये साबित नहीं हुआ। ठीक है ना। अब अगर ये दुष्प्रेरक घर पर होता, यहां न होता, तो इसका दायित्व जो निर्धारित होता काहे में होता, अगली सेक्शंस में। ठीक है ना। और इसका दायित्व कितना हो जाता, कम हो जाता है। ठीक है ना। अगर इसकी उपस्थिति मौके पर साबित न हो गई होती तो अब ये सिर्फ अबेटर बचा है, क्योंकि इसने जिसका अबेटमेंट किया, ठीक है, या इसके द्वारा जिसका अबेटमेंट किया जाना कहा गया है अभियोजन के द्वारा, वो कौन है, श्याम मोहन और सोहन। और साक्ष्य से साबित हुआ कि श्याम मोहन और सोहन का अबेटमेंट इसने नहीं किया था। ठीक है ना। तो अगर अब ये दुष्प्रेरक अपने घर पर होता, मौके पर न होता, तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था कि किया गया कृत्य इसके द्वारा किए गए दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया है, ये कहा ही नहीं जाता है। तब जो स्थिति बनती आकर, वो स्थिति बनती कि ये सिर्फ दुष्प्रेरक होता। और जब ये सिर्फ दुष्प्रेरक होता ऐसा, ठीक है, जिसके द्वारा किए गए दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध, ठीक है, नहीं हुआ, तो फिर इसके दायित्व का निर्धारण अगले सेक्शन में होता। ठीक है, यानी 55, 56 और 57 में होता, पीछे नहीं होता। और जब इसके दायित्व का निर्धारण 55, 56, 57 में होता तो इसे कम सजा मिलती। ठीक है ना। लेकिन चूंकि इसकी उपस्थिति असंदिग्ध रूप से साबित हो गई, ठीक है, यह ठीक है कि इसने सिर्फ दुष्प्रेरण किया, लेकिन मौके पर उपस्थित है। ठीक है, जिनका इसने दुष्प्रेरण किया, ठीक है, जिनका इसने दुष्प्रेरण किया उन्होंने अपराध किया ऐसा साबित नहीं हुआ, लेकिन इसने दुष्प्रेरण किया यह साबित हुआ। ठीक है, और अपराध हुआ यह साबित हुआ, यह मौके पर था यह साबित हुआ। तो अब सेक्शन एप्लीकेबल हो गया और यह कौन हो गया, सह अपराधी। यद्यपि इसने दुष्प्रेरण के परिणाम तो कुछ नहीं, दुष्प्रेरण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया है, इसके बारे में सिर्फ इतना ही साबित हुआ कि इसने कहा था मार डालो और ये मौके पर था। मारने वाले श्याम मोहन और सोहन थे, ये साबित नहीं हुआ। मारने वाले कौन थे पता ही नहीं लगा, लेकिन इसका दुष्प्रेरण साबित, अपराध का किया जाना साबित। तो अब भले ही यह साबित नहीं हुआ कि किया गया अपराध इसी के द्वारा दिए गए दुष्प्रेरण के कारण हुआ, हो सकता है उन 3 स्वतंत्र लोगों ने स्वतंत्र इच्छा से किया हो, इसने दुष्प्रेरण किया, लेकिन उन लोगों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपराध किया, इसके कारण नहीं किया। ठीक है, लेकिन इसका जो दायित्व है ये दुर्भर हो चुका है, कठिन हो चुका है। क्योंकि सेक्शन ने कह दिया कि अब इसके बारे में हम ये समझेंगे कि इसने स्वयं अपराध किया है। ठीक है ना। और अगर ये समझ आ गई तो वे 3 कौन थे जिन्होंने एक्चुअल अपराध किया, उन्होंने दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया या स्वतंत्रता पूर्वक किया, इससे तो मतलब ही नहीं बचा। आपका दायित्व तो दुष्प्रेरक के रूप में जिस सेक्शन से हम निर्धारित करेंगे वो 114 या 54 है। भले ही यह साबित नहीं हो पाया, क्योंकि अभियोजन तो यह कह रहा है कि इसने श्याम मोहन और सोहन उनका दुष्प्रेरण किया था, और साक्षी यह कह रहा है कि श्याम मोहन सोहन ने अपराध नहीं किया। ठीक है, वो तो प्राइम मिनिस्टर के साथ थे उस समय।
अपराध हुआ, 3 लोगों ने किया, यह भी सही है। आई विटनेसेस कह रहे, आई विटनेसेस ये कह रहे 3 थे लेकिन श्याम मोहन सोन नहीं थे। वो ये कह रहे, ये भी कह रहे थे कि मार डालो, इन्हें कहा, यह भी साबित हो रहा है, ये उपस्थित है, यह भी साबित हो रहा है। लेकिन यह लिंक अनुपस्थित है कि इन्हीं के द्वारा दिए गए दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दुष्प्रेरित काम हुआ, यह नहीं साबित हो रहा। इसलिए अगर ये सिर्फ घर पे होते तो ना ये 109 से गवर्न हो रहे थे, ठीक है ना, और किसी चीज से गवर्न नहीं हो रहे थे, ना 114 से गवर्न हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। इनका दायित्व तो सीधे 115, 116, 117 यह वर्तमान बीएनएस में 55, 56, 57 इससे निर्धारित होता है। लेकिन चूंकि इन्होंने एक गड़बड़ कर दी है, ये मौके पर आ गए, ठीक है, और मौके पर आते ही इनकी स्थिति बदल गई कानून की निगाह में। अब अगर यह साबित हो कि इन्हीं के द्वारा दिए गए दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप श्याम मोहन सोन इन्होंने हत्या की, तो बात कोई विशेष नहीं, वो तो ये घर पे होते तो भी उसी दंड से, और यहां है तो भी उसी दंड से। लेकिन सेक्शन 54 या 114 का महत्व तो उन दशाओं में दिखता है, ठीक है, उन दशाओं में दिखता है जबकि दुष्प्रेरक मौके पर है, यह साबित हुआ है। और दुष्प्रेरण के मतलब दुष्प्रेरित काम भी हुआ है, यह भी साबित हुआ है। लेकिन दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप काम हुआ है, इसे साबित होने में कमी रह गई है। उस दशा में यह सेक्शन काम करता है और उस दशा में दुष्प्रेरक को उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है जिस स्थिति में यह होता है यदि इसके द्वारा किए गए दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ही अपराध हुआ होता, अर्थात तब इसका दायित्व तो वही होता है। और अब चूंकि ये सह अपराधी मान लिया गया तो इसके बारे में माना यह जाएगा कि चाहे श्याम मोहन सोन ने अपराध किया और चाहे मिस्टर एबीसी ने किया, किसी ने किया, तुम तो थे ही, तुम्हें उसी दंड से दंडित किया जाएगा, ठीक है ना। ये दुष्प्रेरक के दायित्व को दुर्भर कर देती है, कठिन कर देती है धारा। उन दशाओं में जब दुष्प्रेरक प्लेस ऑफ अकरेंस पर उपस्थित, ठीक है, हो जाता है। कारण यह है कि प्लेस ऑफ अकरेंस पर उपस्थित होना जो एक्चुअल डूअर्स हैं उनको अतिरिक्त साहस प्रदान करता है, ठीक है ना। कल हम कहीं बैठे थे, एक सज्जन बड़े हंस हंस के बता रहे थे कि हमारा बच्चा तो है, उसे टीचर पढ़ाने आते, वो टीचरों को मारता है। बड़े हंस हंस के हमने कहा तुम हंस रहे हो इसीलिए मारता है, हमें पढ़ाने लाओ, हम पढ़ाएंगे। एक थप्पड़ में तो 4 बार वो लेटे लेटे नजर आएंगे। शर्त हमारी यही कि ना तुम घुसोगे जितनी देर हम पढ़ाएंगे और ना तुम्हारी पत्नी घुसेंगे, कोई नहीं आएगा कमरे में, हम बैठेंगे वो बैठेंगे, हमारे देखें। एक थप्पड़ में तो बिल्कुल फिट हो जाओगे, ठीक है। ये आपके द्वारा दिया गया नैतिक संबल है जिसके कारण वो मारता है, अदरवाइज उसकी हिम्मत क्या है, ऐसे कैसे मारेगा, ठीक है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि गिरफ्तारी आवश्यक हो सकती है क्योंकि आपको घर के वातावरण से अलग करना पड़ेगा। आप घर के वातावरण एक नैतिक सपोर्ट पाते हैं, आप प्रश्नों के जवाब नहीं देते ठीक से, और जब आपको गिरफ्तार करके थाने में बैठाला जाता है जहां आपका कोई नहीं है तो आपके दिमाग बिल्कुल सही होते हैं और आप बिल्कुल सही तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। आपको बिल्कुल ना पीटा जाए फिर भी आप बोलना शुरू कर देंगे अधिक आसानी से, बनिस्बत आप अपने घर पर हो तो नहीं, ठीक है। जैसे अरविंद केजरीवाल बता रहे थे, पूछताछ करनी तो मेरे घर आ जाए,
अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी होनी थी उससे पहले जो वो बहुत सारी बातें कर रहे थे, उसमें एक बात यह भी थी कि अगर पूछताछ करनी मेरे घर आ जाए, तुम्हारे घर का आया जाए, तुम आओगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे घर तो तुम्हारा जैसा वातावरण होगा। तो आप जब प्लेस ऑफ अकरेंस पर एज अबेटर उपस्थित होते हैं तो एक्चुअल डूअर्स का जो साहस है या जिसे दुस्साहस कहें वो बढ़ता है। इसलिए वो दुष्प्रेरक जो सिर्फ दुष्प्रेरक है और वो दुष्प्रेरक जो मौके पर है, इन दोनों के दायित्वों में फर्क है। और ये फर्क उस क्षण दिखाई देगा, या यूं कहे उस क्षण महत्वपूर्ण हो जाएगा जिस क्षण अभियोजन ये साबित करने में असफल हो जाएगा कि दुष्प्रेरक द्वारा दिए गए दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप उन्हीं व्यक्तियों ने जिन्हें उसने दुष्प्रेरित किया था उन्होंने यह अपराध किया। जब अभियोजन ये साबित करने में असफल हो जाएगा किंतु यह साबित कर देगा कि इसने दुष्प्रेरण किया था और यह कम से कम मौके पर था, तब उस दशा में इस सेक्शन का महत्व आपको दिखाई देगा। अन्यथा तो कोई बात ही नहीं, अन्यथा तो दुष्प्रेरक मुख्य अपराधकर्ता के दायित्व के समान है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन इस दशा में दुष्प्रेरक अधिक, ठीक है, आपराधिक कृत्य करने के बाद कम दंड से दंडित होता यदि यह सेक्शन ना होता, ठीक है ना। फिर तो आपके पास कोई चारा ही नहीं था, ठीक है। अगर यह सेक्शन ना हो और अभियोजन ये साबित करने में असफल हो जाए तो इसके ऊपर कौन सा दायित्व होगा? खाली दुष्प्रेरक का होगा, ठीक है। और इसके दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध हुआ, यह साबित ही नहीं हुआ। तो यह एक सामान्य दुष्प्रेरक से अधिक आपराधिक आशय को धारित करने वाला व्यक्ति होगा। लेकिन हमारी मजबूरी होगी कि हम इसे कम दंड से दंडित करें, क्योंकि हमारे पास कोई सेक्शन ही नहीं 55, 56, 57 के अलावा। हम करें क्या? इस कमी को दूर करने के लिए लेजिस्लेचर ने क्या किया कि सेक्शन बना दिया और उन्होंने कहा कि हम ये समझ लेंगे कि आपने भी अपराध किया है, और जब आपने भी किया है तो किसने और किया, ये प्रश्न गौड़ हो गया। आपने तो किया है। और इसीलिए आप देखेंगे सामान्य जीवन में जब भी दुष्प्रेरकों को लिखाया जाता है एफआईआर में, नेम्ड किया जाता है, तो हमेशा उनकी मौके पर उपस्थिति दिखा दी जाती है कि ये 4 लोग आए, एक ने कहा कि मारो साले को, और फिर इन 3 ने गोली मार दी, ठीक है। हमेशा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो फिर सह अपराधी है, तो कोई बात ही नहीं बची। और जब बेल वगैरह मांगी जाती है और ये कहा जाता है कि साहब हमारा रोल, क्योंकि वकील लोग ऐसे बोलते हैं कि साहब हमारा रोल तो केवल ये कहने का है, अबेटर का है, तो हम यही जवाब दिया करते, नहीं सर ये अबेटर का नहीं है, ये को एक्यूज है, ये मौके पर है एविडेंस के मुताबिक, खाली अबेटर कहां है, ठीक है। ये तो को एक्यूज है, 114 कहती है, 54 कहती है कि अगर ये मौके पर हैं तो ठीक है, को एक्यूज है। तो सेक्शन की जो बारीकी है, जब ये आपको दिखती है तो कानून का आनंद वही है, अन्यथा मोटा मोटा तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये सेक्शन 114। अच्छा, फिर एक चीज और, इसका 34 से फर्क क्या है? ये भी, हालांकि ये फर्क आपसे पूछा जाए इसकी संभावना बहुत है, लेकिन फिर भी समझ तो लेना ही चाहिए, क्योंकि 34 में भी कह रहा है जब 2 या 2 से अधिक लोग अपने सबके सामान्य आशय के ग्रहण में, ठीक है, कोई आपराधिक कार्य करने के उद्देश्य से मतलब कुछ ना कुछ करते हैं तो उन सबने वो आपराधिक कृत्य किया है, सामान लिया जाता है। और आपसे यह भी कहा गया था
कि जब भी सेक्शन 34 का एप्लीकेशन उन अपराधों के संबंध में किया जाता है जिनमें वैयक्तिक हिंसा इन्वॉल्व होती है, यानी मारपीट हो रही है, तो अक्सर करके सारे के सारे वे लोग जिनके बीच सामान्य आशय निर्मित हुआ था वे मौके पर होते हैं, ठीक है ना। यद्यपि मौके पर होना ये 34 में कोई आवश्यक शर्त नहीं है, लेकिन जनरली होते ही हैं, सामान्य तौर पे आवश्यक नहीं है, विदिता जरूरी नहीं है, क्योंकि 34 सिर्फ इतना ही कहता 2 या 2 से अधिक लोग अपने सबके सामान्य आशय या अग्रसर में सामान्य आशय बनाने के लिए पूर्ववर्ती योजना चाहिए। योजना के अंतर्गत कोई मौके पर अनुपस्थित रहकर भी योजना के अनुसरण में कोई ना कोई काम कर सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि व्यक्तिगत हिंसा के मामलों में मौके पर होते ही होते हैं। ये कोई मतलब ऐसा पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। आपने कहा था 149 में स्थिति उलट है, वहां मौके पर होना ही होगा, वहां मौके पर होना ही होगा, ठीक है ना। ये 34 149 का अंतर था। 34 अब 3-5 हो गई है, 149 190 हो गई है। तो क्योंकि वहां कहता विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य, तो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य तो आप तभी होंगे जब वहां हो, ठीक है ना। 34 में सशरीर उपस्थिति आवश्यक नहीं है, ठीक है, और 149 में सशरीर उपस्थिति आवश्यक है, ठीक है ना। 34 में कुछ ना कुछ करना जरूरी है सामान्य आशय के ग्रहण में, और 149 में विधि विरुद्ध जमाव की सदस्यता यही पर्याप्त है, आप कुछ भी मत करो, ठीक है। वहां मिनिमम संख्या 2 हो सकती है और यहां मिनिमम संख्या 5 होगी। ये मोटे मोटे फर्क है। तो सवाल यह है 34 और 114 यानी 3-5 और सेक्शन 54 इनके बीच अंतर कहां है, ठीक है। क्योंकि वहां भी सामान्य आशय के ग्रहण में कहा कि जब व्यक्तिगत हिंसा के मामले होते हैं तो नॉर्मली लोग मौके पर उपस्थित होते ही होते हैं, और यहां भी दुष्प्रेरक मौके पर उपस्थित है, ठीक है। तो फिर 34 से अंतर कहां पर आया, और सामान्य आशय के ग्रहण में कम से कम उकसाना, ठीक है, ये माना भी जाए उकसाना एक काम भी है भाई, उकसाना भी तो एक काम है, और सामान्य आशय के ग्रहण में कुछ ना कुछ करना जरूरी होता है। तो 34 और 114 में क्या कोई अंतर है? तो पहला अंतर तो यही है कि वहां सामान्य आशय है, यहां कोई सामान्य आशय नहीं है, ठीक है। हम आपको उकसा रहे हैं और हम आपके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, बातें अलग अलग हैं, ठीक है। सामान्य आशय इसका होना जरूरी नहीं है, दुष्प्रेरक हो भी सकता है, जो षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण हो रहा है तो हो सकता है सामान्य आशय भी हो, लेकिन जरूरी नहीं है, और अंतर वहीं देखे जाते हैं, ठीक है। वहां सामान्य आशय होना आवश्यक है, 114 की स्थिति या 54 की दशा में सामान्य आशय होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और सामान्य आशय के अग्रसरण में अगर हिंसा की जा रही है तो कुछ ना कुछ करना जरूरी है, और यहां दुष्प्रेरण के अतिरिक्त वो सिर्फ उपस्थित है और कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ उपस्थित है, बस ये माना जाएगा उसके बारे में, उसकी उपस्थिति के आधार पर ये माना जाएगा कि उसने काम किया है,
वहां उपस्थिति के आधार पर यह नहीं माना जाएगा कि उसने काम किया, उसे एक्टिवली कुछ करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो 34 और उसके फर्क है। यह आपसे कहीं पूछा जाए, ऐसी संभावना बहुत कम है, लेकिन यू मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, आपको अपने में क्लियर जरूर होना चाहिए। तो ये 114 या 54, आगे के जो सेक्शंस हैं भी कोई कठिनाई नहीं, और इनकी चर्चा लगातार हम लोग कर। आपसे कहा कि दुष्प्रेरण के अध्याय को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक 54 से पहले, एक 54 के बाद। 54 बीच में है। 54 से पहले अबेटमेंट को डिफाइन कर रहे हैं और उन सेक्शंस का उल्लेख कर रहे हैं जब अबेटमेंट किया भी जा रहा है और अबेटमेंट इसके परिणाम स्वरूप काम हो भी रहा है। और 54 के बाद उन सेक्शंस का जिक्र है कि अबेटमेंट तो हो रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा। वो जिसका अबेटमेंट किया गया था, हो सकता है अबेटेड काम की दिशा में कुछ ना कुछ कर भी दिया गया हो, ये भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ किया गया है, अबेटेड काम नहीं किया गया। हमने हत्या का दुष्कर्म किया था, डंडा तो मारा गया किंतु हत्या नहीं की गई। ठीक है ना? काम की दिशा में कुछ हुआ लेकिन काम नहीं हुआ, तो फिर उस दशा में भी जो अबेटर का दायित्व है वो उस अबेटर से अधिक होना चाहिए जिसने अबेटमेंट किया और कुछ भी काम अबेटेड काम की दिशा में नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने अबेटमेंट किया और अबेटेड काम भले ही नहीं हुआ लेकिन अबेटेड काम की दिशा में कुछ हुआ, तो आपका दायित्व तो पिछले अबेटर से अधिक होना ही चाहिए। यही बात आगे देखने को मिलेगी। और चूंकि अपराध, हमने पहले भी कहा आपसे, विभिन्न प्रकार के दंडों से दंडनीय है। अपराध जिसका दुष्कर्म किया जाएगा वो मृत्यु और आजीवन कारावास, इससे दंडनीय हो सकता है। अपराध जिसका दुष्कर्म किया जाएगा वो कारावास से दंडनीय हो सकता है। ठीक है? तो इस आधार पर कि यदि अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है और उसका दुष्कर्म हुआ किंतु अपराध नहीं हुआ, तो अबेटर का क्या दायित्व? और उस दशा में जबकि अबेटेड काम तो नहीं हुआ किंतु अबेटेड काम की दिशा में कुछ हुआ, तब अबेटर का क्या दायित्व हो यदि अबेटेड काम मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है। इसकी चर्चा अगले सेक्शन में है 55 में, और 56 उसकी चर्चा करती है जब दुष्प्रेरक ने दुष्प्रेरण किया, उस अपराध का जो कारावास से दंडनीय है, मृत्यु या आजीवन कारावास से नहीं, सिर्फ कारावास, और अपराध, ठीक है, जो दुष्प्रेरित है वो नहीं हुआ, तो दुष्प्रेरक का क्या दायित्व हो? और दुष्प्रेरक का उस दशा में क्या दायित्व हो जब काम तो नहीं हुआ है लेकिन कुछ हो गया। और जो सेक्शन 57 है वो ना दुष्प्रेरक
इस पर बात करता है, न दुष्प्रेरण पर बात करता है। वो दुष्प्रेरित व्यक्तियों की संख्या इस पर बात करता है। वो कहता है दुष्प्रेरित व्यक्तियों की संख्या, ये अगर 10 या 10 से अधिक है, ठीक है, आपने 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का दुष्प्रेरण किया है, काम नहीं हुआ या हुआ इससे मतलब ही नहीं, दुष्प्रेरण आपने किया है, संख्या, ठीक है। आप देखें 55 और 56 डेफिनेटली काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, ठीक है। मृत्यु या आजीवन कारावास से दंड नहीं और कारावास से दंड नहीं। 55-56 में काम नहीं हुआ है। 57 में काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों काम हो सकता है। और 55-56 का संबंध दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरण से है, और 57 का संबंध दुष्प्रेरित इससे है, ठीक है ना। ये फर्क है जो आपको दिखने चाहिए, और जब ये फर्क दिखते हैं तो बेयर का एक एक सेक्शन दिमाग में एकदम क्लियर होता है और कोई घालमेल नहीं है और कोई समस्या नहीं। तो आगे कहता देखें, कहता मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। कहता जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, काम लिया, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए, अभी तक बात आ रही थी किया जाए, अभी तक सारी बात किया जाए पर थी, अब बात आ रही है न किया जाए, और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया, यानी या तो अलग से लिखा हो कि आपने अमुक अपराध का दुष्प्रेरण किया, अपराध किया जाए न किया जाए, आप इस दंड से दंडित होंगे, तब बात अलग है। तब तो अभिव्यक्त रूप से संहिता में बता दिया कि आपने इस विशेष अपराध का दुष्प्रेरण किया, अपराध हो न हो इसका मतलब नहीं। जैसे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का दुष्प्रेरण आप करेंगे, उसके परिणाम स्वरूप कोई युद्ध करे भारत सरकार से या न करे, इससे कोई मतलब नहीं, आपके दंड के लिए अभिव्यक्त उपबंध आगे मौजूद है, ठीक है। उस दशा में 55 लागू नहीं, ठीक है। लेकिन अगर दुष्प्रेरण किया गया ऐसे काम का जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है, और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप वो अपराध नहीं किया गया, और ऐसे दुष्प्रेरण के लिए कोई अभिव्यक्त दंड इस संहिता में उपबंधित भी नहीं है, तब क्या होगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यानी अपराध नहीं किया गया, ठीक है ना, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध था, उसका आपने दुष्प्रेरण किया किंतु अपराध नहीं किया गया, अगर कर दिया जाता तब तो तुम उसी दंड से दंडित होते, ठीक है ना। जो दंड मुख्य अपराध कर्ता को मिलता है, मृत्यु या आजीवन कारावास, ठीक है, वो मिलता, आपको भी वही मिलता, लेकिन चूंकि अपराध नहीं किया गया है और दुष्प्रेरण स्वयं में स्वतंत्र अपराध है, ठीक है, तो दुष्प्रेरण हो भी, दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दुष्प्रेरित काम हो यह भी हो सकता है, यदि हां तो पीछे की तरह है, और नहीं किया गया तो ये, ठीक है, नहीं किया गया तो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और यदि ऐसा कोई कार्य कर दिया जाए जिसके लिए दुष्प्रेरक उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दायित्व के अधीन हो और जिससे किसी व्यक्ति को उपाधिकारित हो, तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यानी मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध आपने किया, वो सॉरी
उसका दुष्प्रेरण आपने किया, अपराध तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा काम हुआ जिसके परिणाम स्वरूप किसी को उपहति कारित हुई। उपहति यानी हर्ट, और हर्ट अगर कहा गया तो सिंपल हर्ट यही कहा जाएगा। और सिंपल हर्ट का मतलब क्या हुआ? शारीरिक पीड़ा, रोग और अंग शैथिल्य, इनमें कुछ भी हो गया तो 14 साल तक की सजा आपको हो सकती है। ठीक है, कहता है खाको का या की हत्या करने के लिए का उकसाता है, वो अपराध नहीं किया जाता, हत्या नहीं होती। यदि या की हत्या खा कर देता तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होता। इसलिए का कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय है, और जुर्माने से भी दंडनीय है। और यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप या को कोई उपहति हो जाती है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा, और जुर्माने का भी दायी होगा। अब उसे 14 साल की सजा मिल सकती है क्योंकि इंजरी हो गई, हर्ट हो गई। ठीक है, आगे कहता है 56। अब आजीवन कारावास से मृत्यु का से दंडनीय अपराध तो उसने बता दिया। अब तो फिर बचा क्या? कारावास। कहता जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध संहिता में नहीं किया गया है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी बात के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के उपबंधित दीर्घतम अवधि के 1/4, यानी क्योंकि अपराध नहीं किया गया तो अगर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध वो था और उसका दुष्प्रेरण आपने किया था और वो अपराध नहीं किया गया तो 7 साल, डेफिनेट उसने बताया 7 साल, और अगर हर्ट हो गई तो 14 साल, और कारावास से दंडनीय अपराध है, थोड़ा कम है मामला। उसका दुष्प्रेरण आपने किया, अपराध नहीं किया गया दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप। ठीक है, तो फिर कितना? 1/4। कौन सी? जो अगर अपराध हो जाता तो जितनी सजा मिलती। ठीक है, 10 साल का कारावास मिल सकता था तो 1/4, क्योंकि नहीं किया गया तो 1/4। ठीक है, जो उस अपराध के उपबंधित दीर्घतम अवधि के 1/4 भाग की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक हो, ठीक है, चाहे दुष्प्रेरक और चाहे दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक हो जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध के किए जाने को निवारित करना हो, तो वह दुष्प्रेरक उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भाग के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे भाग की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों में से दंडित किया जाएगा। क्योंकि लोक सेवक के नाते आपका कर्तव्य अपराधों का निवारण या लोक व्यवस्था को बनाए रखना यह था, और आप अपराध का दुष्प्रेरण कर रहे थे या दुष्प्रेरित, ठीक है, जिसे कर रहे थे आप पब्लिक के आदमी थे, लेकिन जिसे आप दुष्प्रेरित कर रहे थे वो लोक सेवक था। नहीं हुआ दुष्प्रेरित, लेकिन आप तो कर ही रहे थे। अपराध नहीं किया गया, दुष्प्रेरित ने नहीं किया, तो चाहे दुष्प्रेरक चाहे दुष्प्रेरित, इनमें से अगर एक भी लोक सेवक है तो फिर अगर काम हो जाता है तो उस काम के लिए जितनी मैक्सिमम सजा प्रोवाइड है उसकी आधी, ठीक है, ये मिलेगी आपको उस दशा में जबकि काम नहीं हुआ। ठीक है ना। कहता मिथ्या साक्ष्य देने के लिए खा को का उकसाता है। यहां यदि खा मिथ्या साक्ष्य न भी दे तो भी का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और वह तदनुसार दंडनीय मत दे। का एक पुलिस ऑफिसर जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है, लूट किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। आपका काम है लूट निवारित करना और आप ही
दुष्प्रेरण लूट का कर रहे हो। यहां यद्यपि वह लूट नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी लूट के लिए जितना मैक्सिमम प्रोवाइड है उसका आधा मिलेगा इन्हें, क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, यहां यद्यपि वह लूट नहीं की जाती का उस अपराध के लिए उबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे से और जुर्माने से भी दंडनीय है। आगे कहता है का द्वारा जो एक पुलिस ऑफिसर है और जिसका कर्तव्य अपराध को निवारित करना है, उस अपराध के लिए किए जाने का दुष्प्रेरण खा करता है, यानी खा पब्लिक पर्सन है और वो पुलिस ऑफिसर को दुष्प्रेरित कर रहा है कि वो अपराध करे। दुष्प्रेरित व्यक्ति नहीं, पुलिस ऑफिसर का नहीं करता अपराध। यहां यद्यपि वह लूट न की जाए, खा लूट के अपराध के लिए उबंधित कारावास के दीर्घतम अवधि के आधे से और जुर्माने से भी दंडनीय है। तो आप देख रहे हैं कि कारावास और आपका कौन सा हुआ, जो मृत्यु या आजीवन कारावास, ठीक है, जुर्माने से दंडनीय अपराध, इनको करने के लिए दुष्प्रेरण के संबंध में कोई उपबंध नहीं है। ठीक है, कारावास, आजीवन कारावास, यहीं तक रोका गया है दुष्प्रेरण को। ठीक है, आगे क्या कहा उन्होंने, 57 कहता लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। कहता जो कोई लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, बस उसने सिर्फ इतना ही कहा कि क्या कोई भी अगर 10 संख्या में 10 या लोक साधारण जनता उसके द्वारा किसी भी अपराध को किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, किसी भी, इसमें जुर्माने भी शामिल हो गए, ठीक, किसी भी अपराध का किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा। ठीक है, संख्या कितनी, 10, यह जनसाधारण दुष्प्रेरण करेगा, सिर्फ इतना ही कहा। इसका मतलब जोर सेक्शन का किस पर आ गया, दुष्प्रेरित व्यक्तियों की संख्या पर। सेक्शन का जोर किस पर आया, दुष्प्रेरित व्यक्ति की संख्या पर आया। उससे दुष्प्रेरण का मतलब नहीं है, दुष्प्रेरित व्यक्तियों की संख्या के संबंध में यहां बात की गई है। इसलिए ये कहा जाता है सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक सेक्शन है। ये सिर्फ इतना कहता है दुष्प्रेरण करेगा, दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध होगा नहीं होगा इससे चर्चा ही नहीं है, हो ना हो मतलब ही नहीं है। अगर दुष्प्रेरित व्यक्तियों की संख्या 10 या, ठीक है, 10 से ज्यादा यानी लोक साधारण यानी जनसाधारण, इसका दुष्प्रेरण आपने किया, अगर उन्होंने अपराध किया, ठीक है, तब तो वो दुष्प्रेरित कहे जाएंगे, और नहीं किया तो आप दुष्प्रेरक कहे जाओगे, लेकिन वो दुष्प्रेरित नहीं कहे जाएंगे। लेकिन यहां जो जोर है वो दुष्प्रेरक के दायित्व पर और दुष्प्रेरितों की संख्या पर, काम के होने या न होने पर कोई जोर नहीं है। कहता है कि जो कोई लोक साधारण या 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष, पहले या 3 वर्ष था, अब बढ़ गया 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और ये एनामोली थी, इसलिए इसको हटाया, क्योंकि पहले स्थिति क्या थी, अगर किसी ने 10 या 10 से अधिक लोगों का दुष्प्रेरण किया, और दुष्प्रेरण ऐसे अपराध को करने के लिए किया जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होता, तो उसका काम 115 में भी आ रहा था, ठीक है, और 117 में भी आ रहा था, ठीक है, क्योंकि 115 में तो कोई संख्या है नहीं, वहां तो यह लिखा है कि जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण किया जाए करेगा, और यदि ऐसे दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध न किया जाए तो उस 7 साल से
दंडित किया जाएगा, ये लिखा था वहां। और यहां क्या लिखा था कि जो कोई किसी भी अपराध का, और किसी भी अपराध संज्ञा में तो सब आ गए, ठीक है, किसी भी अपराध का दुष्प्रण करेगा, संख्या अगर 10 या 10 से ज्यादा है तो उसे सजा 3 साल मिलेगी। अब अगर मानिए उसने जिस अपराध का दुष्प्रण किया 10 या 10 से अधिक लोगों का, वो जुर्माने से दंडनीय, तब तो ठीक है 57 या 117 फायदा दे रहा था, क्योंकि जुर्माने के लिए कोई सेक्शन है ही नहीं। लेकिन अगर संबंधित व्यक्ति ने मृत्यु या आजीवन कारावास, इससे दंडनीय अपराध का, ठीक है, दुष्प्रेरण किया था 10 या 10 से ज्यादा लोगों का, और उन लोगों ने अपराध किया ही नहीं, ठीक है, 10 या 10 से ज्यादा लोगों ने, तो उनका काम 115 में भी आ रहा और 117 में भी आ रहा। और 117 कहती 3 साल और 115 कहती 7 साल। क्रिमिनल लॉ के निर्वचन का सब जो नियम है वो ये भी है कि जो अभियुक्त के लिए फायदेमंद हो वो करो। नो डाउट 71 भी थी आईपीसी में, जो कहती थी गुरुतर दंड से अधिक दंड से दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन ये तो नहीं कहती थी कि गुरुतर दंड से ही दंडित किया जाएगा, ये तो नहीं कहती थी, ठीक है ना। तो 71 आईपीसी को क्रिमिनल लॉ के स्थापित नियमों के साथ जब पढ़ा जाता है, ठीक है, तो इस बात की मांग भी चल सकती थी कि उस दशा में जबकि व्यक्ति ने मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का 10 या 10 से अधिक लोगों का दुष्प्रण किया हो और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध न किया गया हो तो 3 साल सजा उसे दी जाए, यह मांग भी हो सकती थी। और कितनी बेवकूफी की मांग होती है कि उसने 10 या 10 से ज्यादा का दुष्प्रेरण किया, तब तो 3 साल की मांग हो सकती है, और अकेले का कर दिया होता तो 117 आती नहीं, ठीक है, तब फिर 115 ही होती, तब उसे 7 ही साल, ठीक है। तो ये एनामोली थी, ये विसंगति थी, ठीक है, जो नई बीएनएस में उन्होंने यहां भी सजा 7 साल करके दूर कर दी, ठीक है ना। अब बात बराबर हो गई। तो कहता है का एक लोक स्थान में एक प्ले कार्ड चिपकाता है जिसमें एक पंथ को, जिसमें 10 से अधिक सदस्य हैं, एक विरोधी पंथ के सदस्यों पर जबकि वे जुलूस निकालने में लगे हुए हों, आक्रमण करने के प्रयोजन से किसी निश्चित समय और स्थान पर मिलने के लिए उकसाया गया है, का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। चाहे वो प्ले कार्ड किसी ने ना पढ़ा हो, और जब पढ़ा ही नहीं तो फिर दुष्प्रेरण का परिणाम, मतलब सवाल ही कहां से आया भाई। जब अगर हम कुछ चिपकाकर दुष्प्रेरण कर रहे हैं तो जब तक कोई पढ़ेगा नहीं उस चिपके हुए को, होगा कैसे। लेकिन भले ही किसी ने ना पढ़ा हो, ठीक है, आपने चिपकाया, बात खत्म हो गई, क्यों दुष्प्रेरण करेगा, सिर्फ यहां पर इतना है। अब परिकल्पना को छिपाकर सुकर बनाना, 3 सेक्शन बचे, उन पर चर्चा कल कर लेंगे, देखिए।